एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया दिल्ली सीरीज में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हर सेक्टर के लिहाज से एक्सप्लोर कर रहे हैं कितना पोटेंशियल है दिल्ली में स्मार्ट सिटी बनने का। और अब शुरुआत हो चुकी है हमारे मेन पैनल की और काफी प्रोमिनेंट गेस्ट हमारे साथ इस पैनल में जुड़ गए हैं। मुग्धा, इस पैनल की शुरुआत करूं तो दिल्ली के बारे में कहा जाए कि काफी सारी कविताएं हैं, काफी शेर है, कहा जाए कि हर किसी ने अपनी कल्पना से दिल्ली को देखा है। तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ दिल्ली के बारे में कि हर नए चेहरे को अपनाती है दिल्ली, लोकतंत्र का असली मतलब सिखाती है दिल्ली। यही खूबी है जो हिंदुस्तान का दिल कहलाती है दिल्ली। यही वजह है कि दिल्ली में जो एक बार आता है वो यही का होकर रह जाता है, सबको खूब भाती है दिल्ली। जी बिल्कुल, दिल्ली में इतनी खूबियत है कि जो यहाँ पर आता है वो यही का हो जाता है, लेकिन फिर एक मुश्किल हो जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोप नहीं कर पाता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अड़चने हैं कैसे सुधारा जा सकता है, दिल्ली में स्मार्ट सिटी बनने की कितनी पोटेंशियल है। हमारे साथ हमारे एस्टीम गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं शैलजा चंद्रा, एक्स चीफ सेक्रेटरी दिल्ली, साथ ही संयुक्ता भादुरी, अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग हेड एट एसपीए, जो कि एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है आर्किटेक्चर का। साथ ही हमारे साथ हैं मिस्टर बलविंदर कुमार, जो कि वाइस चेयरमैन हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक अथॉरिटी है दिल्ली की, डीडीए उसके। बिल्कुल, और मेरे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं मोहित गोयल जी को, जो कि एक काफी यंग चेहरा है और रियल एस्टेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहित गोयल सीईओ हैं ओमिक्स लिमिटेड के। साथ ही हमारे साथ हैं एमसी मिश्रा जी, जो कि देश के एक सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एमसी मिश्रा जी एम्स के डायरेक्टर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी, शुरुआत करते हैं यहाँ पर दिल्ली में जो पोटेंशियल है उससे। मिस भादुरी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप अर्बन प्लानिंग में काफी ज्यादा अपना होल्ड रखती हैं, तो ऐसे में दिल्ली जो स्मार्ट सिटी के बारे में बोला जा रहा है कि उसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, क्या दिल्ली के अंदर पोटेंशियल है स्मार्ट सिटी बनने का? और अगर पोटेंशियल है तो सबसे बड़े की चैलेंजेस जिनको कि एड्रेस करना फर्स्ट बेसिस पे होना चाहिए, वो कौन से होंगे? दिल्ली के मेन इशू जो है कि मूवमेंट, मोबिलिटी। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ ट्रेन से लोग निकल के, मैं एग्जांपल ही दूंगी क्योंकि उससे आसान होगा समझने। तो वहाँ जब ट्रेन से निकल के ट्यूब में चलते हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो में चलते हैं, फिर बस में चलते हैं, तो ये जो मूवमेंट है ये जो सीमलेस अगर हो जाती है, जैसे एक फ्रॉम वन मोड टू अनदर मोड अगर सीमलेस हो जाते हैं, तो उसके लिए दिल्ली वासी के लिए बेहतर होता है, बिकॉज फॉर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने को। और जो पहले जो सेशन था उसमें बोला गया कि दिल्ली को आप सिर्फ दिल्ली शहर को अब उनके हिंटरलैंड के अलावा हिंटरलैंड के छोड़ के सोच नहीं सकते। तो दिल्ली और इट्स सराउंडिंग्स को अगर देखा जाए, प्लानिंग अगर किया जाए, तो सराउंडिंग एरियाज कैन डेवलप, बिकॉज दिल्ली के आसपास के एरियाज डेवलप हो सकती हैं, मगर उसके लिए चाहिए हमें मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने की। और दूसरी बात है कि हमारे शहर का एक पॉइंट वो भी है कि हमारे जब शहर बढ़ती है तो जैसे वेस्ट वाटर, फिर द मेन वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट है, उनको अगर हम एक जगह कूड़ा, जैसे गाजीपुर में एक जगह में सारे डंप कर रहे हैं, तो उसके अलावा अगर हम उसको डिसेंट्रलाइज करें, बहुत मैनेजमेंट जरूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारा कूड़ा निकल रहा है, उसका मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है, साथ ही मोबिलिटी भी बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर मैं शैलजा चंद्रा जी को लाना चाहूंगी। मैम, आपने दिल्ली को बहुत करीब से देखा है, सारे पहलू समझे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की खूबियां हैं जो इसे स्मार्ट सिटी बना सकती हैं, और क्या चैलेंजेस हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए? मुझे लगता है कि दिल्ली को एक प्लेसमेंट जो है इस वक्त ब्राउनफील्ड सिटी है, ग्रीनफील्ड तो नहीं है, पर जो लैंड पूलिंग की जो योजना बनी है डीडीए के तरफ से और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, उससे बहुत ज्यादा स्कोप है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि वो जो
लैंड पूलिंग में जो एग्रीकल्चरल लैंड अभी अवेलेबल है, अगर वो पूल हो सकती है तो इसका मतलब है कि जो लैंड देता है उसको भी कुछ आमदनी मिलती है और उसको डेवलप करने के लिए डीडीए के पास साधन है। जहां तक ब्राउनफील्ड सिटी है, जो हमारी एनडीएमसी एमसीडी एरियाज है, वहां पे बिल्कुल अलग किस्म की चैलेंजेस है। एक तो जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट ने कहा है ये मोबिलिटी की है, पर उसके अलावा वाटर सप्लाई, सीवेज निकालने का, लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिलने का, पार्क्स और ऐसे सिवाय नेहरू पार्क और लोधी गार्डन वगैरह की बात ना करें, हर एक इलाके में जरूरत है। और उनकी मैनेजमेंट, हमारी एनफोर्समेंट दिल्ली में बहुत वीक है। कुछ भी कहो तो पेडेस्ट्रियन को जगह नहीं है चलने को, 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी कहीं कहीं मिलती है, पर गर्मियों में दिक्कत हो जाती है। अब ये जो चुनौतियां हैं, इनको सामना करना एक दूसरी बात है और उसके लिए कई साधन है। अगर हम 24/7 अच्छी ब्रॉडबैंड ला सकते हैं, इस वक्त तो हमारी स्पीड कुछ भी नहीं है वर्ल्ड के मुकाबले में, अगर वो स्पीड बदल सकती है, स्पेक्ट्रम आ जाए और हमें स्पीड, तो फिर बहुत ज्यादा काम घर से ही हो सकते हैं। कोई जरूरत है आपको बाहर जाने की। जितने भी फीचर्स बताए, अब उनको पूरा करना है डीडीए को। मैं सबको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में जो सब सिटी या स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, उसका दारोमदार डीडीए को दिया गया है। तो डीडीए से ही ये क्वेश्चन लाजमी है कि कितना बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से खूबियां भी पता चली, कमजोरी भी पता चली, चैलेंजेस भी पता चले दोनों मेहमानों के जरिए, डीडीए किस तरह से तैयारी कर रहा है दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। यदि मैं पूरे स्मार्ट सिटी कंसेप्ट को यदि समराइज करूं जस्ट 30 सेकेंड्स में, तो बेसिकली हमको स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करना है और स्मार्ट गवर्नेंस देनी है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कनेक्टिविटी की बात कही, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कंपोनेंट फिजिकल। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको जो है स्कूल, कॉलेजेस इनकी चाहिए, फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देन स्मार्ट गवर्नेंस के अंदर जो है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट फंक्शनिंग चाहिए और एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम चाहिए, खासकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, कि जहां पर कि आम आदमी का रोज वास्ता पड़ता है। इस चीज को पूरे को एड्रेस करने के लिए अब एक तो ग्रीन एरिया, जैसे मैडम ने भी बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको ला रही है। ये 20 से 24 हजार हेक्टेयर को लैंड को कवर करेगा। विन विन सिचुएशन है, फार्मर्स को जो है रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा, डेवलपर्स आएंगे, उनसे ज़मीन लेके डीडीए को ऑफर करेंगे और डीडीए फिर डेवलप लैंड देगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डीडीए तैयार करेगा। दूसरा जो है हमारा रीडेवलपमेंट का एरिया है, जो ब्राउन फील्ड जिसको एरिया को कहते हैं, वहाँ पे हमको रीडेवलपमेंट करना है, अनऑथराइज कॉलोनीज का रेगुलराइजेशन करना है, स्लम एरियाज को रिहैबिलिटेट करना है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है डीडीए ने काफ़ी विस्तृत प्लानिंग की है और हम बहुत जल्दी जो है जो भी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है वो हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सर ने बोला कि पॉलिसी अब जल्द ही इम्प्लीमेंट स्टेज तक लाई जा सकेगी। मोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम दिल्ली एनसीआर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं तो उसमें रियल एस्टेट सेक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है। कहा जाए कि रियल एस्टेट सेक्टर ही वो ऐसा सेक्टर है कि जो घरों की जो डिमांड है उसको पूरा करेगा स्मार्ट सिटी, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में। आप किस तरह से दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं? कितना पोटेंशियल आपको अपने सेक्टर के लिहाज से दिल्ली में दिखता है? दिल्ली बीइंग द कैपिटल, जैसे अभी आपने शुरुआत की थी, दिल्ली दिल है, लेकिन दिल मेरे ख्याल से अभी काफी काम करना है दिल के लिए। इसके कारण स्मार्ट सिटी जो 3 प्लान की गई हैं, 2021 का अगर हम लोग सेंसस निकालें तो 24 लाख घरों की जरूरत है। जो भी डीडीए प्लानिंग कर रही है कि 24,000 हेक्टेयर में स्मार्ट सिटी लेके आ रहे हैं, अगर वो तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है तो ये 24 लाख घर की जो शॉर्टेज है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो लेकिन ये जो मास्टर प्लान जिस पे काम हो रहा है वो 2021 का है और 2015 में अभी भी हम बैठे हैं और ऑलरेडी अभी सिर्फ इस पे प्लानिंग चल रही है। कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि दिल्ली में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एजेंसीज, एक एमसीडी है, एक एनडीएमसी है, एक डीडी है, उसके कारण एक विल नहीं आ पा रही काम करने की, उसी के कारण डिले हो रहे हैं। तो एक डीएमआरसी का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं। डीएमआरसी मेट्रो में मिस्टर श्रीधर को फुल अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि बॉस नो इंटरफेरेंस, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, दैट्स द ओनली रीजन दिल्ली में मेट्रो आ सकी। अगर एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाए
बलविंदर जी को फॉर एग्जांपल फुल पावर दी जाए ऑटोनॉमस बॉडी की कि बॉस ये मुझे 5 साल में डिलीवरी चाहिए, आई एम 100% श्योर ही विल डिलीवर, आई एम 200% श्योर ही विल डिलीवर। बट ये ऐसा हो नहीं पाता है। और एक और मेजर मुद्दा ये है कि अभी तक प्राइवेट डेवलपर्स को तो अलाउ ही नहीं किया दिल्ली में घुसने का। जो अगर आप ये गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, एनसीआर की बात सुनते हैं, ये इसलिए ही पैदा हुए क्योंकि दिल्ली में घर बनने बंद हो गए। पूरे साल में 25-30 हजार डीडीए घर निकाल देती थी और बस दैट्स इट, हो गया हमारा काम। जब 25 लाख घरों की जरूरत है तो आप प्राइवेट डेवलपर्स को लेके आए, एक फेयर मौका दीजिए, एक फेयर प्लेटफॉर्म दीजिए। तो ये 25 लाख घरों की जो शॉर्टेज है मेरे ख्याल से 5-6 साल में अचीव करना देयर इज नो बिग टास्क एट ऑल। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर वापस मिस्टर कुमार आपसे ही समझना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में घरों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और जैसा कि सब जानते हैं आपके ऊपर काफी बड़ा दारोमदार है इस चीज को पूरा करने का। क्या आपको बड़े चैलेंजेस दिखाई देते हैं? दिल्ली दिल है, सबको अपने अंदर बसा जरूर लेती है, लेकिन उसको फिर क्या हम सही घर दे पा रहे हैं? क्या चैलेंजेस हैं और इसके लिए क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं? जो फ्यूचर में जो हाउसिंग नीड्स को हम लोगों ने पूरा करना है, 2 तरीके से पूरा करना है। पहला है लैंड पूलिंग पॉलिसी। लैंड पूलिंग पॉलिसी अनाउंस हो गई थी सितंबर 13 में, ऑपरेशनल गाइडलाइंस तैयार हो गई हैं। इलेक्शन के तुरंत बाद जो है हम लैंड पूलिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक रफ एस्टिमेट के अनुसार अगले 5 साल में करीब 20 लाख घर जो है केवल लैंड पूलिंग पॉलिसी से आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, करीब 24,000 हेक्टेयर का जो है ये एरिया है। दूसरा जो है हमारा रीडेवलपमेंट पॉलिसी को हम इस तरीके से बना रहे हैं कि लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए, लोग आए अपने एरियाज को डेवलप करें। जब डेवलप करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली जो है ड्वेलिंग यूनिट्स एडिशनल निकल के आएंगी और हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट बनेंगी, ग्रीन बिल्डिंग्स करेंगी। तो ये जो रीडेवलपमेंट एक साइड पे और लैंड पूलिंग पॉलिसी, और अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां पर कि हम बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर हमारा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में जो दिल्ली के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है हाउसिंग फॉर ऑल का है। करीब 5-6 लाख लोग जो है दिल्ली में हर साल आके बसते हैं और उतने मकान अभी तक जो है वो डीडीए या कोई और एजेंसी नहीं दे पाई। तो जैसा अभी मैडम ने बहुत सही कहा कि यदि हम ये लैंड पूलिंग पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके तो एक न केवल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे तैयार हो सकता है, बल्कि हाउसिंग नीड की प्रॉब्लम जो है काफी हद तक एड्रेस हो जाएगी। बिल्कुल बलविंदर जी, आपने बोला कि जो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर का भी मेजर रोल होता है। और हमारे साथ एम्स के एक रिनाउंड नाम कहा जाए एमसी मिश्रा जी मौजूद हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब एम्स की शुरुआत की गई थी तो एक शिक्षण संस्थान के जरिए इसको लाया गया था, लेकिन अब लगातार एम्स नई तरक्कियों को छू रहा है। हालांकि डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी एम्स की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है उस डिमांड को एब्जॉर्ब करने की। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज के लिए, आप किस तरह से देखते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का रोल? बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है एजुकेशन का और स्वास्थ्य का किसी भी शहर में। और इसीलिए आप देखेंगे जो डीडीए ने जितनी भी प्लानिंग करी है उसमें स्कूल्स के लिए भी प्रोविजन रखे गए हैं और हॉस्पिटल्स के लिए भी प्रोविजन रखे गए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे, दिल्ली में नॉट बी द स्मार्टेस्ट सिटी बट इट इज स्मार्ट सिटी ऑलरेडी। Now we have to see how we improve upon what is already available in Delhi. You have water, you have electricity, you have sewage disposal, which is not there in many high-cost living areas outside Delhi, just next door. और ये जरूरी नहीं है जो 5-6 लाख लोग एनकरेज किए जाएं हर साल दिल्ली में आने के लिए, उनको पेरिफेरी में ही अच्छी सुविधाएं आप दें। और जैसे मैडम ने कहा कि अगर मोबिलिटी है तो one would like to come if there is a speed, fast speed transport available, metro available, then people are commuting from Gurgaon, people are commuting from Faridabad, people are commuting from Mathura. Even now we are thinking that they can commute from Mathura if we have a fast train in the morning, a bullet train which brings from Mathura to Delhi in an hour or so. Why do we have to? Because when we talk of whether it's land pooling policy, under that you construct houses,
or Omex makes houses or somebody else makes houses, they should be affordable. We should not lose sight that we put the price so much that people are all under burden of loan all the time and then committing suicide after that. So I think we need to do that. When you ask for health and education, naturally, if the health facility is available at our nearby, it is the ideal thing to happen. And I think if you look at from Delhi population, I would say, whatever Delhi government has been doing, and central government institutions, hospitals are there, if you leave aside influx from outside Delhi, they'll be at par with anywhere, whether in government or in private. Now Delhi actually has the best healthcare facilities. Delhi and NCR, I would add to that, has the best healthcare facility in the country. So what we need to do, improve upon that also, because you would not like to have a hospital where you don't have patients coming in and you put doctors there or nurses there. It is not cost effective. So we have to see how the referral system can be built for Delhi. And that is the need of the hour actually. This is what we have in India not done. Through some of the courses like trauma life support courses, we encourage our doctors and nurses. But this also has to be a policy that every, like AIIMS was considered to be a referral hospital when it was conceived. Doctors were more, patients were less when it started. Now it has just reversed. लेकिन हम इस टॉपिक पे वापस से आएंगे और समझेंगे दिल्ली की हेल्थ केयर की नीड्स को, एजुकेशन की नीड्स को, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कोशिश कर रहे हैं ये समझने की कि दिल्ली में क्या खासियत है कि वो स्मार्ट सिटी बन सकती है और क्या चैलेंजेस है, कैसे उन्हें एड्रेस किया जाए। हमारे साथ एस्टीम ग्रुप ऑफ पैनल मौजूद है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं शैलजा चंद्रा जी से। मैम, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे ही बात आती है सब कहने लग जाते हैं कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन यहाँ पर मेट्रो है, सबसे ज्यादा फ्लाईओवर्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, लोगों की अवेलेबिलिटी, लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या रीजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह जा रहा है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बावजूद वहां पर कमी दिखाई दे रही है? इसमें दो बातें हैं। नंबर 1, वाटर, ग्राउंड वाटर सप्लाई यहाँ पे हम कुछ 240% लो है जो नॉर्म रखा है कंट्री के लिए। वी आर वन ऑफ द मोस्ट डेफिशिएंट एरियाज इन द होल कंट्री। और ये पानी बाहर से ही आ सकता है, आप कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते हैं पानी के लिए। विदाउट वाटर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और ये नहीं कि पानी की बहुत किल्लत है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में किल्लत है। किसी डिस्ट्रिक्ट को अधिक मिलता है, किसी डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर आप तुलना करें न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल एरिया के या ईस्ट दिल्ली, उनको तो बहुत पानी मिलता है। साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली में बहुत कम मिलता है। तो एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। दूसरा जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहिए या एक अच्छी बात भी है, क्योंकि आपको लेबर भी मिलता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के दृष्टि से कुछ न कुछ स्किल डेवलप तो कर ही लेंगे। पर अगर 5 लाख लोग हर साल यहाँ बस रहे हैं, फिर उनके फैमिलीज आ जाते हैं, आपने उस क्लास के लिए कुछ सोचा नहीं है। जनता हाउसिंग बहुत ही कम है, और माफ कीजिए जो भी जनता हाउसिंग बनाए थे वो खाली पड़े हैं जो कई सारे। तो उसमें ये देखने पड़ता है कि जो लेबर का आदमी आता है, तो बाकी देशों में तो सब लोग एकदम आके स्लम में बसते नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टी सब उनको वोट बैंक में शामिल नहीं करते हैं। अगर इसके ऊपर कुछ तो प्लानिंग
हो, GIS मैपिंग आपके पास है। GIS मैपिंग द्वारा स्मार्ट सिटी में पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है। ये नहीं कि सब कुछ होने के बाद फिर आप कहे कि ये तो स्लम को हमको रेगुलराइज करना है। 30% लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं। अनऑथराइज्ड मीन्स वो आके प्राइवेट लैंड ले लिया, अपने घर बना दिए, सीवेज नहीं वहां पे, पानी नहीं वहां पे सड़कें नहीं, स्कूल्स नहीं, डिस्पेंसरीज नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनको शामिल नहीं किया है। हर गवर्नमेंट की तो इच्छा है कि उनको रेगुलराइज किया जाए, पर रेगुलराइज करने के लिए आपको पहले तो उनको ठीक डेवलप करने पड़ेगा। कैसे आप करेंगे? पैसे लगेंगे। तो मुझे लगता है दोनों बातें हैं। एक हमारी हाई प्रोडक्टिविटी है, हाई चांसेस है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शामिल करके यहाँ पे सर्विसेज उस मुकाबले के दे जो वर्ल्ड में दे। आपने जिस तरह से बोला कि यहाँ पे लगातार माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है, और जब माइग्रेशन बढ़ता है तो हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है, खासतौर पर जनता हाउसिंग या फिर हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें। हमारे साथ दो प्रोमिनेंट गेस्ट भी हैं जो इसी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बलविंदर जी से भी बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं प्राइवेट जो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि कहा जाए कि अकेले DDA पूरा कार्यभार नहीं संभाल सकती है, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी काफी ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से मैम ने अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट एक मुद्दा उठाया, मिश्रा सर ने भी बताया कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आपको भी लगता है कि अगर आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट लाना है तो उसमें जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको ज्यादा तवज्जो दी जाए ताकि जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके? देखिए, एज ओमैक्स एनी विच वे हम लोग के करीब 90% पोर्टफोलियो अफोर्डेबल ही है, और अफोर्डेबल की जो डेफिनेशन है वो सिटी टू सिटी डिफर करती है। जैसे मुंबई में अगर हम बात करें तो 1.5-2 करोड़ का अपार्टमेंट अफोर्डेबल है, दिल्ली में बात करें तो 50 से 1 करोड़ का अपार्टमेंट अफोर्डेबल है। डेफिनेटली जो अभी रिक्वायरमेंट है, जो शॉर्टेज है हाउसिंग की, वो अफोर्डेबल की ही है। कानपुर की अगर बात करें तो वहाँ पे 20 से 25 लाख रुपए बिल्कुल अफोर्डेबल है जी। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि डेवलपर को जो FSI कॉस्ट मिलती है, जो लैंड प्राइस आज शूट अप हो गए हैं। आज अगर लैंड पुलिंग की बात करें तो आज भी 5-10 करोड़ रुपए एकड़ की बात करते हैं लैंड पुलिंग में, जबकि कुछ पॉलिसी बनी नहीं है, नोटिफाई नहीं हुआ, ग्राउंड पे नहीं आया है वो। मेरे ख्याल से जब वो ग्राउंड पे आएगा तब शायद उस वक्त बात करेंगे लोग 3-4 हजार रुपए फुट FSI की। उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ें तो हम लोग 7-8 हजार 9 हजार रुपए फुट पे माल बेचते हैं, जो कि अफोर्डेबल नहीं रहता है। अभी जैसे रीडेवलपमेंट की बात चल रही है, अगर मेरा मानना है कि एग्जिस्टिंग दिल्ली में रीडेवलपमेंट ही अच्छे से किया जाए, एक फेवरेबल पॉलिसी बनाई जाए और उसको तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जाए, उतारा जाए, तो अफोर्डेबल हाउसिंग काफी बन सकते हैं, जो कि आज रिक्वायर्ड है। मतलब मैं नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली गया था, वहां पे काफी सारी सोसाइटीज ऐसी हैं कि उनकी बहुत ही खराब हालत है, 30 साल 35 साल 40 साल पुरानी हो चुकी है, वो कभी भी उनको कुछ हो सकता है। तो इट्स वेरी गुड कि वो रीडेवलप हो। आज हम लोग वेट ना करें कि उनके साथ बेचारों के साथ कुछ हो और उसके बाद रीडेवलपमेंट चालू हो, बिकॉज रीडेवलपमेंट का जो पॉलिसी आया था 2007 का आया था, मुझे नहीं लगता 2007 से 2015 हो गया, 8 साल से कोई भी सोसाइटी रीडेवलपमेंट पॉलिसी में गई है। तो इसका मतलब कुछ लूप होल्स हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं, तो वो लूप होल्स क्लैरिफाई करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ ऐड करनी है अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए। जैसे मैम ने बोला अभी, अनऑथराइज कॉलोनी में 60 लाख लोग रहते हैं, 30% लोग रहते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी को आप ऐसे मत देखिए कि इकोनॉमिकली या फिजिबली मुझे उसको इंप्रूव करना चाहिए। अनऑथराइज कॉलोनीज या ये स्लम्स जो होते हैं, ये सोशल एलिमेंट भी होते हैं। मेरे मैक्सिमम जितने आप नोटोरियस लोग जो देखेंगे, जो टेररिस्ट हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो ये लोग हैं, वो आपको यहीं पे मिलते हैं। और आपको मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूं ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज को, स्लम्स की, जहां पुलिस एंटर नहीं कर सकती, एक गाड़ी नहीं घुस सकती, सिर्फ टू व्हीलर जा सकता है वहां पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनऑथराइज कॉलोनी को सिर्फ रेगुलाइज कर दिया या बोल दिया। कॉलोनी को भी एड्रेस करने की जरूरत है और ये दिल्ली वालों की बड़ी मांग है। हमारे साथ बलविंदर जी हैं। ये जो रीडेवलपमेंट की बात है, इस पर क्या काम फिलहाल चल रहा है? GDA इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर बातचीत कर रहा है? रीडेवलपमेंट के लिए 2007 का जो मास्टर प्लान है उसके अंदर ये प्रोविजन है, परंतु जो रीडेवलपमेंट की जो स्कीम बनाएगी वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं बनाई गई कि लोग जो है अपने एग्जिस्टिंग एरियाज को रीडेवलप करें। और यही वजह है कि ये जो हमारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज जो आज के दिन लगभग 800 से 900 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वो भी रीडेवलप करके अपने जो उनको एडिशनल FAR मिला है वो उसको नहीं ले पा रहे। तो अब हम लोगों ने जो है इस पॉलिसी को रिवाइज कर दिया है और ये जो जनरल रीडेवलपमेंट की पॉलिसी है ये भी करीब 1 महीने के अंदर हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं। और इसमें इस तरीके से इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि लोग जो है यदि 2000 मीटर में यदि 8-10 घर हैं
तो वो इकट्ठे मिलके आए, उनको हम डबल FAR दें, डबल उनको एरिया मिले, और जब वो एरिया बने तो उसमें कोई एडिशनल वाटर ना यूज हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग्स बने। तो यदि हम इस तरीके से करेंगे तो इससे जो है, जो जनरली ये कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बोझ बढ़ेगा यदि हम रीडेवलप करेंगे, तो आई थिंक इस प्रॉब्लम को भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रीडेवलपमेंट भी एक ऐसा तरीका है जिससे कि दिल्ली में हाउसिंग की नीड को जरूर एड्रेस किया जा सकता है। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन मुद्दे कई हैं और पोटेंशियल भी दिल्ली में बहुत ज्यादा है। दीपाली, हम जरूर इस बात पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, लगातार, और हम एक्सप्लोर करेंगे किस तरह से हमारे मेहमानों की राय के जरिए दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया दिल्ली सीरीज में। और हम लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली में बहुत पोटेंशियल है, कहा जाए दिल्ली मेरी जान भी है, क्योंकि मैं दिल्ली वाली हूं। हालांकि मुग्धा जी लखनऊ की हैं, जो एक लगातार हम लोग ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बाहर से लोग जो यहाँ पर वालों की है, इसलिए दिल्ली बाहर के लोगों को भी एक्सेप्ट करती है, बिल्कुल यही उतना ही प्यार देती है। बिल्कुल यही खासियत है दिल्ली की, और कहा जाए कि जो ये अपनापन है और एक जो वार्म वेलकम दिल्ली देती है सभी को, वही वजह है कि दिल्ली सबसे पहली स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। और हमारे साथ जो हमारा खास पैनल है वो सभी वो लोग हैं जिन पर दारोमदार है दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का। लगातार हम ये बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना चाहिए। अगर हम बात करें हेल्थ और एजुकेशन की, कहा जाए कि अगर स्मार्ट सिटी बनती है, लोगों की नीड जो बेसिक नीड होगी वो होगी कि हेल्थ उनको अच्छी मिले, हेल्थ सर्विसेज अच्छी आए, एजुकेशन सर्विसेज को बढ़ावा दिया जाए और प्राइवेट पार्टनरशिप को उसमें लाया जाए। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से, आपसे 3 खूबियां मैं जानना चाहूंगी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के लिहाज से जो दिल्ली में मौजूद हैं, जो इसे स्मार्ट सिटी बनाएंगी। देखिए, अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे को एडमिशन कराना है और उसको बहुत दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो वो स्मार्ट सिटी बन जाएगा अपने आप ही। इसी तरह से स्वास्थ्य के लिए अगर किसी को आवश्यकता है, अगेन मैं उसी बात पे वापस आऊंगा, एजुकेशन और स्वास्थ्य दोनों अफोर्डेबल की हम बात कर रहे हैं, हाउसिंग भी अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब आप 50 लाख 1 करोड़ का भी बना के देते हैं, इनके हिसाब से वो लो कॉस्ट है, अफोर्डेबल है। I don't know for how many people sitting here it is affordable, this kind of a housing. So इनकी अफोर्डेबिलिटी से मेरी अफोर्डेबिलिटी मैच नहीं करती है बिल्कुल भी। अभी उन्होंने कहा कि सिटी वाइज सिटी वाइज करें, जैसे भी करें, बट आपको यहाँ वर्कफोर्स चाहिए। यहाँ पे लोग 5-6 लाख लोग क्यों आ रहे हैं, ये इसका एनालिसिस करिए ना। वेजेस ज्यादा हैं यहाँ पे, इसलिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मैं जब दिल्ली में 1980 में आया यूपी से, झांसी से पहली बार यहाँ पे इंटरव्यू देने, I didn't like the city because the life was so fast at that time. I said, because I came from Jhansi, Allahabad, and they were quiet city, they were good cities. There was no reason. Then I came, I got the appointment and I came. And now, as you said that जो आ जाता है वो जाता नहीं है यहाँ से, तो मैं भी नहीं गया। तो मुग्धा जी और मिश्रा जी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पर आए और वापस नहीं गए। और मैं बता रहा हूँ, जो मेरे को एज ए रजिस्ट्रार सैलरी यूपी में मिलती थी, उससे डबल सैलरी एम्स में मिली मेरे को। और डीन जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, उन्होंने मेरे से सवाल किया, डू यू वांट टू कम बिकॉज यू आर गेटिंग मोर मनी हियर? दिस वाज द क्वेश्चन ही आस्क्ड मी 34 years ago. बिल्कुल, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देर आर अपॉर्चुनिटीज और लोग जाएंगे भी वहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन सर, मेरा आपसे एक स्पेसिफिक सवाल यहाँ पर हेल्थ केयर के बारे में है कि दिल्ली में अगर आप देखें, अगर कहीं हेल्थ केयर की बात होती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, अगर किसी को बीमारी है, सबसे पहले लोग कहते हैं दिल्ली चले जाओ, और उसमें सबसे पहले नाम एम्स का ही आता है। लेकिन अब किस तरह की प्रोजेक्ट्स की जरूरत, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की जरूरत है दिल्ली को अब?
इसमें मैं भी एक जोड़ना चाहूंगी आपके क्वेश्चन में, आपसे ये एक डेटा चाहेंगे कि दिल्ली में कितनी डिमांड है, अगर कहा जाए कि एम्स कितनी डिमांड को फुलफिल करता है और उसमें प्राइवेट प्लेयर्स कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगेन जैसे मैंने कहा, स्कूल में एडमिशन के लिए अगर अच्छा स्कूल होना चाहिए, इट्स नॉट 7 स्टार 5 स्टार की जरूरत नहीं है. सेम अप्लाइज फॉर हॉस्पिटल ऑल्सो, दैट वी हैव टू हैव सेकेंडरी हॉस्पिटल, वी हैव टू हैव कम्युनिटी वेयर रोजमर्रा की जो बीमारी है, किसी को सिम्टम है, बुखार आ गया, उसका इलाज हो जाए. जब स्पेशलाइज्ड और सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए आपको किसी भी मुल्क में हर गांव में या हर शहर में नहीं मिलेंगे, वो रीजनलाइज्ड होते हैं. वहां पे आपकी सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी को आवश्यकता है तो वो उसको वहां से वहां ले जाया जा सके. अब ठीक है, हर एक के फ्रांस में जाइए, उनका सोशल सिक्योरिटी है, हॉस्पिटल हेल्थ केयर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यूके में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप जनरली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है साथ में. यूएसए में हेल्थ केयर काफी इंश्योरेंस ड्रिवन है, प्राइवेट सेक्टर में है. उसके बाद भी जो जीडीपी का खर्च होता है वो 18% होता है वहां पे. हमारे यहाँ हेल्थ केयर में जीडीपी में क्या है, 1%, 1.4, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद 2.5% हो जाएगा इस बजट में या आगे आने वाले बजट में, और दैट विल बी ए ह्यूज लीप in the forward. So what we need, primary, secondary, tertiary care, and every institution should be seized of these problems where, and what happens today in AIIMS also, if I see 50 patients in my outpatients, 25 of them, they needed not to come to AIIMS. If they could have gone in nearby clinic or facility. And that is what needs to be developed when we call a smart city. There your needs are met closer to your home. बिल्कुल, सरकार राइट टू हेल्थ पर भी विचार कर रही है. जिस तरह से आपने बोला है कि जिस तरह से शिक्षा का अधिकार लागू किया गया, इंफॉर्मेशन का अधिकार लागू किया गया, अब नई सरकार का विजन है कि राइट टू हेल्थ भी दिया जाए, और जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो मिश्रा जी की बात भी बिल्कुल सही साबित होगी. लेकिन अब हमारे साथ उसके बाद जैसे मुक्ता जी लखनऊ से हैं, वी शुड नॉट लूज साइट that state governments have to develop smart cities as well, so that everybody doesn't run towards Delhi or Bombay, and that has been the problem over last 60 years. मुक्ता जी का लखनऊ भी उसमें आएगा. जी जी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं CBRE, CB रिचर्ड एलिस के कंसल्टेंट, रियल एस्टेट कंसल्टिंग ग्रुप के अंशुमन मैगजीन. अंशुमन, आपने दिल्ली को बहुत बारीकियों से देखा है, बहुत सालों से आप दिल्ली से जुड़े हुए हैं, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आप आए आज. इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी इन्होंने वक्त निकाला है. तो दिल्ली को अब रियल एस्टेट के लिहाज से किन चीजों की जरूरत है? तबीयत इसलिए खराब है कि पोल्यूशन बहुत है दिल्ली में. और ये मैं रियल एस्टेट में आपको क्विकली, ये एक एरिया है जिसमें हम बात नहीं करते, हर चीज की बात करते हैं. दिल्ली का जो पोल्यूशन है, इसकी वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं, और जो प्रोडक्टिविटी में इसकी दिल्ली की प्रोडक्टिविटी है, लोग जो काम पे नहीं जा रहे हैं, आई थिंक ये हाईलाइट नहीं होता. बट कमिंग टू रियल एस्टेट, जो प्राइसेस आए, द ओनली वे द प्राइसेस कम डाउन इज सप्लाई. उसका और कोई सोल्यूशन है नहीं. प्राइसेस आर हाई क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है. द प्रॉब्लम इज सप्लाई तभी बढ़ सकती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जानते हैं, इन स्पाइट ऑफ द मेट्रो. और दिल्ली मेरे हिसाब से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नंबर 1 सिटी है. और कोई भी सिटी में, एंड थैंक्स टू कॉमनवेल्थ गेम्स, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हेल्थ हो, रोड्स हो, एक्सेट्रा. बट जो हाउसिंग की बात करते हैं, जो कितना ज्यादा है, या कमर्शियल स्पेस की, या रिटेल मॉल्स आप देखें, और बेसिकली इवन हॉस्पिटल्स आते हैं, बिकॉज लैंड इज टू एक्सपेंसिव. तो जब तक हम सप्लाई साइड को नहीं इंक्रीज करेंगे तब तक प्राइसेस नहीं हो सकते. बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की. वो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर है. बिल्कुल अंशुमन जी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की एक इसमें थोड़ा सा अंशुमन जी से कहूंगा. सप्लाई देखिए, इतना मकान बन के खड़े हुए हैं, बिक नहीं रहे हैं, प्राइसेस नहीं नीचे आ रहे हैं. मेरा कहना यह है कि आप इतना क्यों हाई प्राइस कोई भी चीज कर देते हैं आर्टिफिशियली, और फिर उसको नीचे नहीं आने देते. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. द इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड मनी, हाउसेज आर लाइंग वैकेंट. यू गो टू ग्रेटर नोएडा, यू गो टू नोएडा, यू गो टू गुड़गांव, यू इवन इन दिल्ली नाउ. सर, उसका एक बड़ा मैं छोटी सी बात कहूंगा. आई एम इन गवर्नमेंट, आई एम द हाईएस्ट पेड पर्सन today. He says 1 crore is affordable or 2.5 crore is affordable. I cannot save that much money in my lifetime. How does it become affordable? आप सप्लाई की बात कर रहे हैं, वो सप्लाई आप ग्रेटर नोएडा में रहेंगे नहीं और वहां से
एम्स में नहीं आएंगे। जो सप्लाई है वो लोकेशंस राइट लोकेशंस में नहीं है, लेकिन हर एक इंसान सेंट्रल दिल्ली में नहीं रह सकता। जो सप्लाई है, और एंड यू कांट एक्सपेक्ट कि वहाँ प्राइसेस कम हो। ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप ग्रेटर नोएडा से एम्स 15 मिनट्स में आ सकते हैं अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले, तो व्हाई वोंट यू स्टे इन ग्रेटर नोएडा जहाँ की अफोर्डेबल हाउसिंग है। बिल्कुल, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की और मैं बलविंदर जी के पास जाना चाहूंगी कि मेट्रो का आपने जिक्र किया कि मेट्रो जो है वो दिल्ली की तरक्की में एक मील का पत्थर साबित हुई है, और मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि डीडीए की तरफ से एक टीओडी पॉलिसी भी लाई जा रही है ताकि जो मेट्रो के आसपास का एरिया है उसको यूटिलाइज किया जा सके, नए अवसर पैदा किए जा सके। किस तरह की पॉलिसी होगी सर, क्योंकि हर कोई जानना चाहेंगे, सारे स्टेक होल्डर्स हमारे यहाँ पर बैठे हैं, आपसे जानना चाहेंगे टीओडी पॉलिसी में किस तरह का बदलाव आप लाने चाहते हैं। इनफैक्ट हम 2 चीजें कर रहे हैं। नंबर 1 की जो मेट्रो स्टेशन है वहां से हमको लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है, तो उसके लिए जो है करीब 106 मेट्रो स्टेशन हम लोगों ने लिए हैं और उनको हम लोग इस तरीके से डेवलप करने जा रहे हैं कि बहुत कन्वीनियंस हो, पेडेस्ट्रियंस के लिए जो है वो पूरी सुविधा रहे और लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर हो। दूसरा जो है, जो टीओडी पॉलिसी जो है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी जो है, ये हमारी 1 महीने के अंदर जो है अनाउंस होने जा रही है और ये दिल्ली के फ्यूचर डेवलपमेंट को एक नई डायरेक्शन देगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है, जो हमारा मेट्रो कॉरिडोर है उसके 500 मीटर दोनों साइड पर जो इन्फ्लुएंस जोन है वहां पर इंटेंसिव डेवलपमेंट होगा, हाई राइज बिल्डिंग्स आएंगी और उसमें ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहां पर जो है किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा दूर न चलना पड़े, मीन्स कि वहीं पे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो और बाकी सारी की सारी फैसिलिटीज़ हो। वुमेन की सेफ्टी को बहुत ध्यान में रखा गया है। बाउंड्री वॉल वाला सिस्टम खत्म किया जा रहा है कि ताकि आप देखेंगे कि बाउंड्री वॉल जहाँ पर है वहाँ पे अंधेरा रहता है और वो चीज़ जो है वनरेबल हो जाती है। तो अब नई पॉलिसी में बाउंड्री वॉल को, सेटबैक को खत्म किया जा रहा है। जैसे वेस्टर्न में है कि नीचे कमर्शियल है, ऊपर रेजिडेंशियल है, या कॉर्पोरेट टावर बगल में है और वहीं पास में जो है रेजिडेंशियल है। तो ये जो टीओडी पॉलिसी है ये एक दिल्ली को नई डायरेक्शन देगी। इनफैक्ट लैंड पूलिंग पॉलिसी और ये जो टीओडी पॉलिसी है, और हमको उम्मीद है कि 1 महीने में ये दोनों पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आ जाएंगी। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे ये अगर होता है तो बहुत ही बढ़िया एक स्टेप होगा दिल्ली के लिहाज से। लेकिन मिस भादुरी, आप यहाँ पर जब अफोर्डेबल हाउसिंग की चर्चा चल रही थी तो आप, क्योंकि अर्बन प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो आप सब बहुत अच्छे से समझती हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे एड्रेस किया जा सकता है इस इशू को? एक्चुअली मैं मास्टर प्लान से शुरू करूंगी। मास्टर प्लान ने बोला है देयर आर 3-4 लेवल्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट, पूरा शहर के लिए कुछ सुविधाएं हैं, कुछ प्रोविजन होनी चाहिए, कुछ फैसिलिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जो हम डिस्कस कर रहे थे। देन देयर इज अ नेक्स्ट लेवल, दैट इज अ जोनल लेवल। शहर को डिफरेंट जोन्स में इतना, जब शहर 1500 स्क्वायर किलोमीटर तक चला जाता है तो फैल जाता है, तो वो इतना बड़ा हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए देन डिवाइड इनटू जोन्स। तो जोनल लेवल कुछ फैसिलिटीज आ जाती हैं। फिर उसके बाद एक लोकल एरिया लेवल प्लानिंग होती है जो वार्ड लेवल प्लानिंग है। तो हर वार्ड अलग तरीका है। कुछ वार्ड्स में हमारे रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, कुछ वार्ड्स में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, कुछ वार्ड्स में स्लम्स हैं। तो हर वार्ड को हम एक ही तरीके से नहीं देख सकते। तो हर वार्ड का अपना रिक्वायरमेंट है, अपना नीड है, और जो वही एरिया का जो रह रहे हैं वहाँ उनके यहाँ से आना चाहिए। इट शुड बी पार्टिसिपेटरी। तो जितना लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन जो एक कॉन्सेप्ट है उसको और बढ़ावा देने की जरूरत है। पीपल शुड कम अप एंड से दैट यस दिस इज माय नीड। जो मास्टर प्लान रिव्यू भी हुई थी उसमें भी काफी सारे आए थे कि कितना क्या रिक्वायरमेंट है। तो जिस रिक्वायरमेंट जो कहे जा रही है कि फैसिलिटीज का, ये रिक्वायरमेंट शुड कम आउट फ्रॉम द पीपल देमसेल्व्स, फ्रॉम दोज पर्टिकुलर वार्ड्स। तो बट हम अगर देखा जाए, हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, बट मैं बोलना चाहती, पॉइंट आउट करना चाहती हूँ डिफरेंट बाउंड्रीज की। हमारे पास एक तो 3 मास्टर प्लान का बाउंड्रीज हैं विच आर प्लानिंग डिफरेंट जोन बाउंड्रीज। वी हैव अर्बन लोकल बॉडी जो हमारा एमसीबी है, उनके अलग से बाउंड्रीज हैं। फिर दिल्ली पुलिस के अलग से बाउंड्रीज हैं। तो ये डिफरेंट जो बाउंड्रीज हैं, इसमें हम सबको इकट्ठा शहर कैसे चल सकते हैं जब बाउंड्रीज डिफरेंट है।
एक विलेज, अर्बन विलेज दोनों वार्ड में बढ़ गए तो कैसे डेवलपमेंट होगी? एक वार्ड के बीच, एक विलेज के बीच में से वार्ड बाउंड्री जा रही है, बाउंड्री बैरियर को तोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। तो जब हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ एनफोर्स करना चाहते हैं, तो ये सारी रुकावटें पहली हो जाती हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, डेमोक्रेटिकली प्लानिंग करने की जरूरत है और साथ ही बाउंड्री स्ट्रक्चर को दूर करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे दर्शक भी सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पर उनकी दिल्ली के बारे में, जो दिल्ली की प्लानिंग के बारे में, इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेजेंट स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली वालों की दिल्ली और दिल्ली वाले अब सवाल पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे एड्रेस किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जेसी मल्होत्रा जी। बताइए मिस्टर मल्होत्रा, क्या सवाल है आपका? For 5 years, 5-year misuse charges in the case of conversion from leasehold to freehold, and you have assured that will may be extended. That was expired in October 2014. Is there any extension by the urban ministry or not? ये अगले 10-15 दिन के अंदर डीडीए जो है एक नई पॉलिसी लेके आ रहा है जिसमें मिसयूज चार्जेस को 50% हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये और वो पॉलिसी जो है वो 31 दिसंबर 2015 तक वैलिड रहेगी। वैलिड हो गई है? जी बिल्कुल। अब हम, क्योंकि हमारे पास समय काफी कम है सर, आपका क्वेश्चन हो गया, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। जब हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं तो किस तरह से स्मार्ट सिटी को एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाएगा? शैलजा जी, आपके लिए सवाल है राहुल माथुर जी का। राहुल माथुर जी हमारे बीच में, प्लीज सर अपना सवाल पूछिए। I would really want to know what is it that we are doing to bring down the consumption of electricity in this city. Specifically, we don't see any effective use of solar energy. Neither do we see use of LEDs in this city. While there is so much of advertising around, but usage by government agencies. बिल्कुल, किस तरह से स्मार्ट सिटी को एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए इस पर? You have raised a very valid point. You've raised a very valid point. And NDMC, New Delhi Municipal Council, it's a shining example of making a beginning at least. They are converting the whole of NDMC under LED lighting, street lighting, which is a huge, you might say, user of electricity. Secondly, they have a policy which I thought was fascinating, that I as a householder will be approached to give my roof. I don't put up solar panels. I don't take responsibility for what goes right, what goes wrong. I get electricity at a cheaper rate, or I get free electricity because I have given my roof, and that goes into the pool of NDMC. So NDMC actually sells it. This I was told by the chairman NDMC. He came to a smart city conference and said it. So I'm not making up something which is, from a newspaper or something. He said this. And I think this is one way in which I can be encouraged to use my terrace, rent it out, have no liability, no responsibility for what goes right or wrong. But if I'm assured of electricity free, and I'm also given some rental, I will be the happiest. Okay. अगला सवाल लेते हैं। आदित्य गुप्ता जी का सवाल है। आदित्य, सवाल पूछिए। नहीं, ओके। आदित्य गुप्ता जी का, जी पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरा बलविंदर कुमार जी से ये सवाल है कि FAR जो हम सोसाइटीज को दे रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को, वो 400 दे रहे हैं, पर जो एक्चुअल FAR हमें बनाने के लिए मिल रहा है वो अराउंड 150 FAR के अराउंड मिल रहा है सर।
FAR के बारे में जानना चाहते हैं, क्या FAR को 400 से बढ़ाकर 600 हाँ जी, किया जाएगा? ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज का FAR ऑलरेडी बढ़ चुका है। बाकी जो FAR का है, इस समय हम लोगों ने 400 FAR बढ़ाकर मैक्सिमम लिमिट 400 है, और जहां TOD पॉलिसी लगेगी ये जो है 400 को भी हम लोग रिलैक्स करने जा रहे हैं। पर एक्चुअली सर जो FAR डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है हमें FAR पूलिंग पॉलिसी के अंदर सर वो 400 इफेक्टिव FAR 150 के अराउंड पड़ता है सर। वो इफेक्टिव FAR जो पूलिंग पॉलिसी में हमें मिल रहा है वो 150 के अराउंड FAR पड़ रहा है सर, 400 नहीं मिल रहा। पॉलिसी के अंदर जो FAR चल रहा है वो 150 का लैंड पूलिंग पॉलिसी में हम लोगों ने जो, अच्छा आपका कहना है कि ग्रॉस एरिया में? हाँ जी, ये सर। क्योंकि अभी क्योंकि मास्टर प्लान में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 400 की रखी गई है, इसलिए जो लैंड हम वापस करेंगे उस पर 400 है। तो आपका कहना है कि यदि जिसके पास 4 एकड़ है और उसको 2 एकड़ मिल रही है, तो 2 एकड़ पे जब 400 FAR देंगे तो 4 एकड़ जो वो दे रहा है उस पे 200। तो ये बात सही है, बट इसको हम लोग दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे जब ये लैंड पूलिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन लेंगे, हालांकि इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि काफी वाजिब है। जो ओमिक्स से पूछा गया है, यहाँ पर जो ऑडियंस में से किसी ने मुझे ये सवाल भेजा है, वो जानना चाहते हैं कि जब हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, ओमिक्स एक प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग को इंश्योर किस तरह से किया जाएगा? क्या आप अपनी तरफ से कुछ कमिटमेंट दे पाएंगे कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग, जो स्मार्ट सिटी की एक बड़ी नीड भी कहा जाएगा, उसको इंश्योर किया जाए? देखिए, जो मिश्रा जी ने बोला कि यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, वो मैं अग्री करता हूँ। इसी के कारण मैं शुरू में ही बात किया कि प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स आके काम कर सकें और अफोर्डेबल यूनिट्स दे सकें। ओमैक्स की तरफ से आई वुड से कि जो दिल्ली में भी काम हो रहा है वो सिर्फ DDA अकेले या ओमैक्स अकेले या कोई भी इन्वेस्टर अकेले या फार्मर अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। सब लोग को एक साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा, एक पार्टनरशिप की तरह काम करना पड़ेगा और तरीके से एक दूसरे पे भरोसा करते हुए। और मेरे ख्याल से अगर वो होता है तो उसके बाद काफी सारे अफोर्डेबल यूनिट्स दिल्ली में आते हैं। और मिश्रा जी जैसे झांसी और लखनऊ से काफी लोग वेलकम है दिल्ली में, जिनको हम घर दे सकेंगे। जी वन पॉइंट इज दैट अगर रीडेवलपमेंट किया जाएगा तो उसमें लोगों का सहमति चाहिए, बहुत ज्यादा सहमति चाहिए। तो लोग अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो रीडेवलपमेंट भी नहीं। सबसे बड़ी बात जब हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार यहाँ रीडेवलपमेंट में ऐड करना है। कई बार क्या होता है कि 100 लोगों की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी होती है, 100 में से 90 मान के 10 लोग नहीं मानते हैं। वो 10 लोगों को मनाने का काम भी आप 90 लोगों का है, क्योंकि अगर वो 10 लोग नहीं मानते तो आपकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो है रीडेवलपमेंट में नहीं जा सकती। तो स्मार्ट सिटीज के साथ स्मार्ट लोग भी चाहिए होंगे जो कि अपनी स्मार्टनेस से अपनी सिटी को और भी स्मार्ट बनाए, अपनी सिटी को स्वच्छ रखे, डिजिटली इनेबल रखे और साथ ही प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देते रहे। बिल्कुल, स्मार्ट लोगों में हम ऐड करना चाहेंगे हमारे स्मार्ट मार्गदर्शक या स्टेक होल्डर्स जो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने लगातार अपनी राय रखी और काफी अच्छे सजेशंस भी दिए। जिस तरह से बलविंदर कुमार जी ने कई बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी CNBC आवाज के इस प्रोग्राम के जरिए किए, जो मैं सोचती हूँ कि सभी स्टेक होल्डर्स के लिए काफी बड़ी खबर है। तो लगातार हम इस बारे में चर्चा आगे भी जारी रखेंगे अपने दूसरे प्रोग्राम्स के जरिए, किस तरह से जो स्मार्ट सिटी बनाने का विजन मोदी सरकार ने रखा है उसको आगे लेकर जाएंगे। और इन सभी स्टेक होल्डर्स का हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के शो में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।